नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदार घाटी में आई त्रासदी के बाद मोर्चे पर डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंगलवार को किया हवाई और स्थलीय निरीक्षण, हेली सेवा के जरिए यात्रा शुरू करने के संकेत। 4 कर्मचारियों के सस्पेंशन के विरोध में राज्य भर के आरटीओ दफ्तर में कामकाज ठप। कर्मचारियों का प्रदर्शन, निलंबन रद्द करने की मांग पर अड़े। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में अटल स्कूल के टीचर की काली करतूत। छात्राओं को अकेले बुलाकर करता है अश्लील बातें, स्टूडेंट्स ने लगाया आरोप। सीएम की सख्ती के बाद हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जलभराव वाले इलाकों में किया स्थलीय निरीक्षण। लोगों की सुनी समस्याएं, मातहतों को जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केदार घाटी में आई त्रासदी के बाद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर डटे हुए हैं। मंगलवार को केदार घाटी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। सीएम धामी ने हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने राहत बचाव कार्यों में जुटे अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बता दें कि सीएम धामी बुधवार से हेली सेवा के जरिए यात्रा सुचारू होने का संकेत उन्होंने दिया है। राहत पहुँचाने का काम किया राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगातार इस पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया। इसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। फिर से चलिए वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं। वैकल्पिक मार्ग बनाए गए, कुछ नए हेलीपैड बनाए गए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय हमारा पूरा साथ दिया। केदार घाटी में बादल फटने और अतिवृष्टि के चलते काफी नुकसान हुआ है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल मार्ग बनाने का काम जारी है। ऐसे में फिर से केदारनाथ यात्रा को शुरू करना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। केदार घाटी में 31 जुलाई को हुई भारी बारिश और बादल फटने की वजह से केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग को काफी नुकसान हुआ। प्रशासन दावा कर रहा है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जो भी यात्री फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। केदार घाटी में आई आपदा से काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक फिर से केदारनाथ यात्रा शुरू हो पाएगी, क्योंकि जब तक केदारनाथ धाम के लिए पैदल मार्ग नहीं बना लिया जाता, तब तक यात्रा शुरू नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी का निरीक्षण किया। वहीं सीएम के निर्देश पर अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारी 2 सप्ताह के भीतर फिर से केदारनाथ यात्रा मार्ग दुरुस्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि केदारनाथ पैदल मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा, ताकि यात्रा को फिर से शुरू किया जा सके। पैदल मार्ग को जल्दी से जल्दी शुरू करने का हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है, और वैकल्पिक मार्ग पहले से ही हम उसको वैकल्पिक मार्ग पर पहले से भी काम हो रहा है, लेकिन अभी तत्काल तो जो आपदा आई है, आपदा के समय में पैदल मार्ग यथाशीघ्र प्रारंभ हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की माने तो गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव के पास करीब 15 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो चुका है। जंगलचट्टी में 60 मीटर हिस्सा वॉश आउट हुआ है। इन दोनों साइट पर कार्य करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इन दोनों स्थानों को मिलाकर कुल 29 साइट पर काम किया जाना है। पूरे यात्रा मार्ग पर 500 से ज्यादा मजदूरों की जरूरत बताई जा रही है। वहीं केदारनाथ गरुड़चट्टी लिचौली मार्ग जो अतिवृष्टि से प्रभावित नहीं हुआ है, उसे वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव सामने आया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अचिंद्र जे का भी कहना है कि पहली प्राथमिकता सरकार की जो लोग यात्रा मार्ग पर फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित निकालने की थी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पैदल यात्रा मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा और यात्रा शुरू की जा सकेगी। देखिए, आप जानते हैं कि पहली प्राथमिकता जो सरकार की थी वो थी कि जो वहाँ पर
यात्रा मार्ग में फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित निकालना था, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना था। तो ये कार्य लगभग अंतिम चरण में है और इसके पश्चात जो केदारनाथ जो पैदल मार्ग है वो काफ़ी स्थानों पर ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा जो मोटर मार्ग है सोनप्रयाग के पास में वो भी करीब 150 मीटर करीब मोटर मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो इसके लिए भी सरकार के स्तर से बहुत तेज़ी के साथ में कार्य किया जा रहा है। जो गढ़वाल कमिश्नर हैं उनको इसके लिए नोडल अफसर बनाया गया है और रिस्टोरेशन का जो कार्य है वो सरकार का प्रयास है कि जल्दी से जल्द हो ताकि जो यात्रा मार्ग है वो फिर से सुचारू हो सके। केदारनाथ पैदल मार्ग को शुरू करने की कवायद तेज हो चली है। 2 सप्ताह के भीतर पैदल यात्रा मार्ग को तैयार करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से पैदल यात्रा मार्ग को नुकसान पहुंचा है उसे 2 सप्ताह में तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक यात्रा मार्ग दुरुस्त होता है और आखिर यात्रा कब से शुरू की जाती है। उधर टिहरी के घनसाली पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने राहत शिविर में आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि वो सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर आपदाग्रस्त इलाके का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही है। नहीं, तिनरगाह उसके लिए सरकार ने गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और उनसे कहा जा रहा है कि वो ज़मीन बता दें ग्रामीणों को। ज़मीन के उनके पास विकल्प हैं, जहां उनकी पहले छानियाँ थी उस स्थान पर वो विचार कर रहे हैं और उनका विचार विमर्श चल रहा है। जैसे उनमें सहमति बनती है तो निश्चित रूप से कि इतने लंबे समय तक उनको कैंप में तो नहीं रखा जा सकता है, जबकि सरकार ने उनके 6 महीने के प्रतिमाह 4000 रुपये परिवार के हिसाब से किराए की व्यवस्था भी कर दी है। लेकिन उनका पुनर्वास तो करना ही है। देरी ग्रामीणों की तरफ से ही हो सकती है, गांव वालों की तरफ से हो सकती है, सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं है। जैसे ही भूमि का चयन होता है सरकार तुरंत उनके पुनर्वास के लिए तैयार है। सीएम की सख्ती के बाद हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तीन पानी से लेकर मोटा हल्दू तक एनएच की सड़कों का जायजा लिया। आपको बता दें कि यहां पर इस दौरान उन्होंने बरसात के चलते जिन इलाकों में जलभराव हो रहा है वहां का भी जायजा लिया। लोगों की समस्या को देखते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने ड्रेनेज सिस्टम पर अधिकारियों को जरूरी काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने एनएच द्वारा अधिकृत जमीनों के संबंध में आ रही समस्याओं के समाधान को कहा है। इंस्पेक्शन किया, माननीय विधायक जी ने भी कुछ क्षेत्र यहाँ पे दिखाए हैं, वो काफी दिनों से दिखवाना चाह रहे थे। तो एक तो जो आरओबी बन रहा है एनएच का, उसमें ये इशू है कि आरओबी बनने से अब क्योंकि बहुत सारा पानी एक जगह पे आ रहा है, जिससे लोगों ने बताया कि वो जल की निकासी नहीं हो पा रही। तो उसमें 2-3 स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। एक तो जल निगम से हम कहेंगे कि वहाँ पे जहाँ सम्प्स बनाने की अगर अवेलेबिलिटी है, सम्प बनाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो वहाँ पे सम्प्स बना के इस पानी को हम निकाल दें। दूसरा हम ये देखेंगे कि उस पानी को जो जमा हो रहा है दूर कहीं निकाला जा सकता है नहीं, इसके लिए एक सर्वे हम इरिगेशन से करवा देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेनेज प्लान भी बना देंगे कि इवेंचुअली ये पानी कहीं पे निकले। कुछ मसले इस बात के थे कि पूर्व में जो एनएच ने लैंड एक्वायर करी है, उसमें जहाँ पे एक्वायर हुआ था उनका कहना है एनएच का कि वहाँ पे निर्माण कुछ हो गए हैं और कुछ लोगों को स्ट्रक्चर का मुआवजा नहीं मिला है। तो स्ट्रक्चर का मुआवजा आपको मिल जाएगा। एनएच की जहाँ तक लैंड है सुरक्षा के अनुसार उनको दे दी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर एडीआर ने बड़ा खुलासा किया है। चुनाव सुधार को लेकर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों में अनियमितताएं पाई गई है। अब इस मुद्दे पर सियासत गर्माती दिख रही है। एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, लोकसभा चुनाव परिणाम में गड़बड़ झाला, वोट की कम गिनती की ओर किया इशारा। देश में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बड़ा खुलासा किया है। एडीआर ने दावा किया है कि परिणाम में अनियमितताएं पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में खामियां पाई गई हैं। दावे के मुताबिक 362 लोकसभा सीटों पर डाले गए वोटों में से 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं, जबकि 176 सीटों पर डाले गए वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों के परिणाम में खामियां मिली हैं। राज्य में कुल मतों से 6,315 कम मतों की गिनती हुई है। मशीनों में जो वोट पड़े और जो काउंटिंग हुई
उसमें भारी अंतर नज़र आ रहा है। और एक नहीं, कई विधानसभाओं में 500 से ऊपर विधानसभा वो संसदीय सीटों में, माफ़ कीजिएगा, 500 से ऊपर संसदीय सीटों पे इसका असर दिख रहा है, जहां लगभग 5 लाख से ऊपर जो वोट हैं उसकी गड़बड़ी नजर आ रही है, 5.5 लाख से ऊपर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न हुआ था। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि 4 जून को मतगणना हुई थी। इसे लेकर कांग्रेस ने 40 दिनों के अधिक लंबे इंतजार के दौरान सवाल उठाए थे। वहीं चुनाव आयोग ने 7 जून को लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग का आंकड़ा जारी किया था, जिसके तहत इस बार कुल 65.79% मतदान दर्ज किया गया। वहीं एडीआर की रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। जो एडीआर की रिपोर्ट आई है वो कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि करता है, और आज भी हम कह रहे हैं कि केंद्र में असंवैधानिक सरकार है और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कुछ वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मिलीभगत से वोटों की गिनती, कम वोटों की से लेकर ज़्यादा वोटों की गिनती की गई, और इस तरह करके असंवैधानिक रूप से सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। विपक्ष के दावे तो सारे सही है। मुझे लगता है विपक्ष को अपनी हार जो है वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो किसी को भी मुद्दा बनाते हैं। मैं यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, क्योंकि देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज्यादा जानकारी में नहीं रखता, लेकिन आप समझिए कि 2014 से जीतने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का जारी है। यानी 2014, 2019, 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीत रही है। शायद इस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी। बजाय ऐसे आरोप लगाने के वो अपना अंतर्द्वंद खत्म करें, बजाय आरोप लगाने के वो जनता के हित में बात करें। एडीआर की रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष एडीआर की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। सवाल ये है कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आखिर ऐसी विसंगतियां क्यों बार बार सामने आ रही है? आखिर क्यों चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया? उधर दिनेशपुर के अटल उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने बताया कि शिक्षक उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बुलाता है और बाहर घुमाने की बात करता था। परेशान होकर जब छात्राओं ने शिक्षक की करतूत को अभिभावकों को बताया तो मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। उधर प्रिंसिपल ने बताया कि शिक्षक 4 दिन से गायब है। अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि 3 तारीख की घटना के संदर्भ में जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा कार्रवाई करने के लिए वो कार्रवाई की। मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको कि 3 तारीख के दिन सत्य वादन में 3-4 बच्चे मेरे पास आई थी। ऐसे कहा कि किसी तरह की बातें की गई मेरे द्वारा जो एक शिक्षक और गुरु की जो परंपरा है उसकी प्रतिकूल है। जैसे ही वो बच्चियां गई मेरे यहाँ से तत्काल मैंने स्पष्टीकरण जो है तो 5 लोगों को पूछा, समिति बनाई मैंने। समिति बना करके मैंने 5 लोगों को उसका जारी किया जांच समिति में, और उस संबंधित टीचर का भी स्पष्टीकरण किया। संबंधित शिक्षक जो है वर्तमान में अभी मेडिकल पर चले गए हैं, क्या सदमा लगा है, क्या शौक लगा है, मेडिकल का है। और जो जांच समिति हमारे जो 5 सदस्य हैं उनकी आख्या जब तक नहीं आती है तब तक जो वस्तु स्थिति है उस बारे में कुछ नहीं बता। आज हमारे पास एक शिकायत आई जिसमें बताया गया कि एक अभिभावक के द्वारा कि राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में उनकी बेटी पर किसी शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ की गई और उनके साथ अश्लील बातें भी की गई। थाना में जब ये जानकारी ली गई तो पता चला कि और भी कई छात्राएं हैं स्कूल की जिनके द्वारा शिक्षक पे यही आरोप लगाया जा रहा है। मामले का पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत जो भी हमारी धाराएं बन रही इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश भर में मौजूद उत्तराखंड परिवहन के कार्यालयों में कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। राजधानी देहरादून में मौजूद आरटीओ कार्यालय में भी कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे नाराज कर्मियों ने चारधाम यात्रा में तैनात परिवहन विभाग के 4 कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। कर्मियों ने कहा कि जब तक साथी वापस बहाल नहीं किया जाता प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उधर विभाग में कार्य बहिष्कार के चलते डीएल वाहनों का पंजीकरण, चालान, परमिट के साथ सभी काम बंद पड़े हैं।
और आज से पहले भी मजबूरन हमें ये स्टेप उठाना पड़ा है। आज से पहले हम लोगों ने काली फीती बांधकर अपना विरोध दर्ज किया, उसके बाद हमने 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और आज जब हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, हमें आश्वासन ही आश्वासन दिया जाता रहा कि आप लोग निर्दोष हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को बहाल कर दिया जाएगा, आपके जो साथी निलंबित हुए हैं। लेकिन जब कोई निर्णय नहीं निकला तो अंततः हम इस निर्णय पर पहुंचे थे कि हमको पूर्ण कार्य बहिष्कार पर जाना चाहिए, इसलिए वर्तमान में हम लोग कार्य बहिष्कार पर हैं। उधर हल्द्वानी के परिवहन कार्यालय में भी कामकाज ठप रहा। इस वजह से वहां आने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदर्शन में शामिल मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नीरज चौहान ने बताया कि 9 अगस्त तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की माने तो मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। 15 जून 2024 को जो रुद्रप्रयाग में घटना हुई थी, उसके बाद हमारे 2 प्रवर्तन कार्मिक और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। तो जिस कारण हम बहुत दिन से इसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह विरोध अपना जता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक कोई हमारी मांग स्वीकार नहीं गई है। इसलिए हम आज पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया गया है। रुड़की में किसान यूनियन तोमर ने आरटीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हल्ला बोल कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि आरटीओ चालानी कार्रवाई के नाम पर उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है। बता दें कि नाराज किसानों ने इस मामले में एआरटीओ को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अधिकारी ने उसे समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। देखो, धरने का मामला ऐसा है, ये भारतीय किसान यूनियन तोमर, अगर हम किसी को फ़ोन भी करते हैं अधिकारी, कोई हमारा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे सिंगल टैरी होगी, कोई अपने घर के लिए किसान माल लेगा जा रहा है, उसका 40-45 हज़ार का चालान। सारा का सारा प्रशासन जो फिलहाल यहाँ आरटीओ ऑफिस में भ्रष्ट हो रहा, बहुत उगाही करी जा रही है यहाँ पे। किसानों ने अपनी कुछ समस्याएं ज्ञापन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका बिंदुवार निस्तारण किया जाएगा और यदि कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खटीमा के जनकट में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 9 सहायता समूह को 27 लाख रुपए के चेक दिए। इस दौरान खंड विकास अधिकारी एनसी उपाध्याय ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसमें एक समूह में शामिल 10 महिलाओं को 30,000 रुपए की धनराशि का लोन दिया जा रहा है। ये जो योजना हमारे यहाँ चलाई जा रही है, हमारे यहाँ नारायण के तहत आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ समूह आए हुए हैं और 9 समूह को हमने यहाँ बुलाया गया है। इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इनको इस सेशन का उपयोग ये अपने आजीविका वृद्धि के लिए करें और ये समूह का सबसे बड़ा ये है कि समूह के द्वारा अच्छा काम किया गया। पिछली बार इनको दंड दिया गया था, समय पर इनके द्वारा वापसी की गई, बैंक के द्वारा इनको पुनः यहाँ पर बुलाया गया है। हल्द्वानी में तहसील दिवस पर समस्याओं का अंबार लगा। बताया जा रहा है कि फरियादी बिजली, पानी, राशन कार्ड के अलावा पेंशन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी पहुंचे, लेकिन कई विभाग के अधिकारी वहां गायब नजर आए। फरियादियों की माने तो अधिकारी लंबे वक्त से तहसील दिवस से गायब हैं। उधर सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि गायब अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन अभी तक निवारण नहीं मिला है। आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे हल मिलता है तो ये अच्छा ही है मेरे लिए। लेकिन बस ये है कि जो हमारी और महिलाएं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, जैसे कि हमारी गली नालों मोहल्लों में सफाई नहीं हो रही है, जरा सी वर्षा होने पर पानी रोडों पर आ जाता है, रोडों के कारण वो घर में भी आ जाता है, गंदगी तादाद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका हल दिया जाए, हमारी संतुष्टि के लिए हमारा सहयोग करा जाए। आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं, मुख्यतः उसमें जो राशन कार्ड से संबंधित हैं या जल संस्थान से संबंधित हैं, कुछ अन्य विभागों की भी शिकायतें आई हैं और संबंधित विभागों को यहीं पर उनके द्वारा निराकरण के लिए बताया गया है। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें दीर्घकालिक कार्य होना है तो उनको संदर्भित किया गया है। कुछ विभाग अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनके संबंध में स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को भेजा जाएगा। मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस भी मालखाने को हाईटेक बनाएगी, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुकदमे से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। एक QR कोड से सभी जानकारी मिल जाएगी। IG नीलेश आनंद भरने की माने तो मालखाने को हाईटेक बनाने के लिए मुंबई के एडवांस्ड मैनेजमेंट सेंटर की व्यवस्था और डिजाइन का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है, जिससे पुलिसिंग और आसान होगी।
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीजर होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक माल खाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के माल खाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा और वहाँ पर एक बड़ा जो है हमारा वेयर हाउस टाइप होगा। उस वेयर हाउस में जो है वो पूरा रैक्स बने होंगे, उस रैक्स में जो है पूरा QR कोड और उसका बार कोड स्कैनिंग की जाएगी ताकि पूरा एक सेकंड में आपको पता रहेगा कि कौन सा माल कब है, कहाँ रखा हुआ है, वो किस डेट में कोर्ट में जाना है। तो पूरा साइंटिफिक होगा, कंप्यूटर में दिखाई देगा, माल का जो है वो टैंपरिंग कोई नहीं कर पाएगा। चंपावत जिले के कालागोट गांव में माचिस के बॉक्स में विस्फोट होने से 30 साल का दिव्यांग घायल हो गया। वहीं धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने शख्स को उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है। जैसे आग जलाई वैसे बम जैसा फट चुका था। ललित मोहन कल्ला गाँव कालाकोट थे तुम? मार्चिस की तिल्ली आग जला रहा था, वैसे में बम फट गया। बैंडेज लगा के आगे को रेफर करें सर्जन के पास, ठीक है। और मतलब उनकी पूरा ऊपर का ये पूरा पार्ट उड़ चुका है, बहुत बुरी हालत है, तो अभी सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में जिस वक्त हादसा हुआ उस समय कई कर्मचारी वहां काम कर रहे थे। वहीं आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बता दें कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। देखिए, एक फॉरेस्ट पॉलीमर करके एक फैक्ट्री है ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में, जिसमें जो मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है उसके लिए जो पेस्ट होता है वो तैयार किया जाता है। तो आज हमें सुबह पता चला कि वहाँ पर एक मिक्सर के अंदर फायर हुई है। बेसिकली मिक्सर का काम होता है उसको पेस्ट को तैयार करना। तो जब मौके पे पहुँचे तो काफ़ी सारा मटेरियल जो है फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट था और एक सेक्शन में फैक्ट्री की फायर थी। बाद में पता चला कि लगभग 6000 लीटर केमिकल वहाँ पे स्टोर था। केमिकल बेसिकली क्लास सी फ्लेमेबल मटेरियल था, हेक्सेन और मेथनॉल। तो टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। हम लोग मौके पे पहुंच गए थे तो तुरंत, और केवल 5 to 10% ऑफ जो केमिकल था उसी में फायर हुई, बाकी 90% एरिया हमने बचा दिया। उधर बाजपुर के बन्नाखेड़ा से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गांव में ही रहने वाले दंपत्ति ने महिलाओं को बैंक में समूह दिलाने के नाम पर अपने झांसे में फंसाया। करोड़ों रुपए जमा होने के बाद आरोपी विदेश भाग गया। बता दें कि अब पीड़ित महिलाएं पुलिस से मदद की गुहार लगा रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदार घाटी में आई त्रासदी के बाद मोर्चे पर डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंगलवार को किया हवाई और स्थलीय निरीक्षण, हेली सेवा के जरिए यात्रा शुरू करने के संकेत। 4 कर्मचारियों के सस्पेंशन के विरोध में राज्य भर के आरटीओ दफ्तर में कामकाज ठप। कर्मचारियों का प्रदर्शन, निलंबन रद्द करने की मांग पर अड़े। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में अटल स्कूल के टीचर की काली करतूत। छात्राओं को अकेले बुलाकर करता है अश्लील बातें, स्टूडेंट्स ने लगाया आरोप। सीएम की सख्ती के बाद हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जलभराव वाले इलाकों में किया स्थलीय निरीक्षण। लोगों की सुनी समस्याएं, मातहतों को जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश।